Welcome to the Vision classes. वेलकम टू द विजन गेट. माई सेल्फ राहुल झा. और हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की. तो सबसे पहले जितना तक हमने लास्ट लेक्चर्स में या फिर लास्ट वीडियोस में कवर कर रखा है उसे सबसे पहले हम लोग रिकॉल करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद आज का ये वीडियो हम लोग चालू करेंगे. और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे. तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक का नाम लिखते हैं. हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की. हम लोग बात कर रहे थे वेल्डिंग की. तो वेल्डिंग की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हमने कल का लेक्चर में कहाँ तक देखा था उस पर बात कर लेते हैं. तो हम लोग सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग की बात कर रहे थे और हमने इफ़िशियंसी का बात किया था, ठीक है. और इफ़िशियंसी पे न्यूमेरिकल भी हम लोग करने वाले हैं, बट पहले ये आज का लेक्चर देख लेते हैं. न्यूमेरिकल का हम सेपरेट वीडियो या फिर कभी टाइम मिलेगा 1-2 लेक्चर्स के अंदर मैं न्यूमेरिकल्स भी कवर अप कर लूँगा. तो लास्ट के लेक्चर्स में हमने देखा था हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, मेल्टिंग एफिशिएंसी और वेल्डिंग एफिशिएंसी के बारे में बात किए थे. हीट सप्लाइड हमारा हो रहा था. हीट हम लोग सप्लाई कर रहे थे, हीट सप्लाई, जिसमें से कुछ हीट लॉस हो रहा था, लॉसेस हो रहे थे कुछ हीट का. उसके बाद कुछ हीट हमारा जो मेल्टिंग एरिया है वहाँ तक पहुँच रहे थे, सरफेस तक पहुँच रहे थे. कुछ हीट सरफेस तक पहुँच रहे थे. उसके बाद कुछ लॉसेस होने के बाद जो हमारा कुछ हीट यूटिलाइज्ड हो रहे थे. ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा. उसके बाद अगर बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ, हमने बात किया था हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी की, मेल्टिंग एफिशिएंसी की और वेल्डिंग एफिशिएंसी की. तो हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी किन किन के बीच में थे? इन दोनों के बीच में. एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन दोनों के बीच में थे. उसके बाद हमने बात किया था मेल्टिंग एफिशिएंसी की. मेल्टिंग एफिशिएंसी इन दोनों के बीच में का रेशियो है. और ये सारा चीज़ मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से समझा रखा है. अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके वो लेक्चर को कवर करें, फिर आज का लेक्चर कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है. इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग इन दोनों के बीच का रेशियो है. तो यहाँ तक हमने और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो भी एफिशिएंसी होता है, एक बहुत इम्पोर्टेंट हमने कंक्लूजन लास्ट में निकाला था. एफिशिएंसी ऑफ वेल्डिंग जो होता है वो किसके बराबर होता है? एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी, हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी इनटू मेल्टिंग एफिशिएंसी, इनटू मेल्टिंग एफिशिएंसी. वेल्डिंग एफिशिएंसी किसके बराबर होता है? हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी इनटू मेल्टिंग एफिशिएंसी. यहाँ तक क्लियर? ठीक है. चलिए, तो ये इतना सब कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल में कवर किया था. आज का लेक्चर इससे आगे का बात करेंगे आज के लेक्चर्स में. तो हम लोग जो बात कर रहे थे, अपना जो टॉपिक था हमारा, जो भी ये हम लोग बात कर रहे थे सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग का. तो सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, तो आज का एजेंडा क्या है हमारे पास? सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को कंप्लीट सबसे पहले करना है. सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग को सबसे पहले आज कंप्लीट करना है इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में. उसके बाद हम लोग आज टिग वेल्डिंग चालू कर देंगे. उसके बाद हम लोग आज टिग वेल्डिंग चालू करने वाले हैं, ठीक है. तो टिग वेल्डिंग चालू करेंगे. अगर टाइम बचा हमारे पास तो होप सो मिग भी हो जाए. तो आज के वीडियो में बना रहिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है. होल्ड ऑन, मैं इसका इरेजर लेके आया.
ओके, तो इसे रब करते हैं और आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो मेटल आर्क वेल्डिंग को सबसे पहले जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कुछ पॉइंट्स बचे हुए रह गए थे जो कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, तो उससे सबसे पहले कंप्लीट किया जाए। उसके बाद बचे हुए पॉइंट्स आगे टिग वेल्डिंग की बात करते हैं। सॉरी, बोर्ड क्लीन, नीट एंड क्लीन काफ़ी आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें तो जो हमारा लेफ्ट पार्ट रह गया था आर्क वेल्डिंग की, तो क्या बचा हुआ पार्ट रह गया था, इंग्रेडिएंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोड कोटिंग। इलेक्ट्रोड कोटिंग जो रहता है उसका, उसमें इंग्रेडिएंट क्या क्या यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी कैटेगरी में इसे हमने डिवाइड कर रखा है। तो पहला है स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट। उसके बाद मीन्स स्लैग फॉर्मिंग के लिए कौन सा इंग्रेडिएंट या फिर कौन सा इंग्रेडिएंट हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसे बस नोट डाउन करना है इंफॉर्मेशन के लिए और याद भी रखना है। बट गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिलेबस में है तो हमें कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आर्क स्टेबलाइजेशन इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं, बाइंडिंग मटेरियल कौन से होते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट कौन सा है, टॉपिक सब हेडिंग डालिए, इंग्रेडिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग। इंग्रेडिएंट्स ऑफ electrode coating, ingredients of electrode coating। ओके, तो सबसे पहले अगर बात करें तो पहला कौन सा है, स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट की हम लोग बात करते हैं। तो इसमें कौन से एलिमेंट यूज़ करते हैं उसका बस नाम जानना है अपने को, तो वो नाम नोट डाउन करवा दे रहा हूँ मैं, आपको समझ के लिख लेना है। पहला स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज होते हैं, एस्बेस्टस, मिका, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक हमारे पास स्लैग बस नोट डाउन करवा रहा हूँ, आपको समझ के नोट डाउन कर लेना है और इसे ध्यान में रखना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स के बारे में दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या बन जाता है, या इसमें कुछ तो समझने लायक है ही नहीं, बस ध्यान रखना है कौन से स्लैग फॉर्मिंग इंग्रेडिएंट होंगे,
कौन से इंग्रेडिएंट हम लोग आर्क स्टेबलाइजेशन में यूज़ करते हैं, कौन से डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट होते हैं, कौन से बाइंडिंग मटेरियल में यूज़ होता है। तो दूसरा आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट, सेकेंड वन इज आर्क स्टेबलाइजिंग ingredient. सेकेंड वन इज आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट। ठीक है, तो आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट की अगर हम लोग बात करें तो ये कौन से होते हैं, आयोनाइजिंग, और इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आयोनाइजिंग इंग्रेडिएंट। तो ये पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, जो भी सिलिकेट्स टाइप के होते हैं, तो वो सब आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट के रूप में। अच्छा, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, जैसे कि SSC JEE वगैरह क्या या फिर RRB JEE वगैरह में आप अपीयर होंगे, या फिर सेंट्रल कोई भी एग्जाम्स में अगर आप अपीयर होंगे तो ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो आर्क स्टेबलाइजिंग इंग्रेडिएंट की बात करें तो पोटेशियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट, ठीक है। तीसरा बात करें डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट्स, डीऑक्सीडाइजिंग इंग्रेडिएंट्स। तो ये हमारे पास कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं डीऑक्सीडाइजिंग, स्टार्च, डेक्स्ट्रीन, सॉडस्ट, भूसा जिसे हिंदी में बोलते हैं, सॉडस्ट, कैल्शियम कार्बोनेट भी इसमें यूज कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब लास्ट जो है वो है हमारे पास बाइंडिंग मटेरियल। फोर्थ वन इज बाइंडिंग मटेरियल, बाइंडिंग मटेरियल बाइंडिंग मटेरियल की अगर बात करें तो पोटेशियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट, पोटेशियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट्स। ओके, पोटेशियम सिलिकेट एंड सोडियम सिलिकेट को हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में जानते हैं। बट जब हम लोग एक और इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, बट जब हम लोग AC आर्क वेल्डिंग करते रहते हैं, मतलब जब हमारा सोर्स AC रहता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट जब हम लोग यूज़ करते रहते हैं, उस केस में क्या होता है ना, हम लोग पोटेशियम सिलिकेट को प्रेफर ज़्यादा करते हैं सोडियम सिलिकेट से। ठीक है, हम लोग किस केस में, अगर हम लोग AC यूज़ करते रहते हैं, अल्टरनेटिव करंट फॉर आर्क वेल्डिंग के अगर करते रहते हैं, तो बाइंडिंग मटेरियल हम लोग क्या यूज़ करते रहते हैं, पोटेशियम सिलिकेट हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सोडियम सिलिकेट के, क्योंकि
क्योंकि पोटेशियम सिलिकेट के पास जो है सो लो आयनाइजेशन पोटेंशियल है देन सोडियम सिलिकेट, ठीक है, इसलिए हम लोग ज़्यादा प्रिफर करते हैं। तो ये पॉइंट अगर लिखना चाहे तो उसे भी नोट डाउन करें। सिंस पोटेशियम सिलिकेट हैज़, सिंस यहाँ पे मैं नोट डाउन कर देता हूँ, since potassium silicate has, since potassium silicate has low ionization since potassium silicate has low ionization potential, then sodium silicates therefore it is preferred as therefore it is preferred in ACR welding। चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया हो तो हमारा एक जो टॉपिक है यहाँ पे फिनिश होता है आर्क वेल्डिंग का। और अब हम लोग बात करेंगे टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग मीन्स टिग वेल्डिंग, ठीक है। चलिए तो इसे रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की। टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है, इसे हम लोग टिग वेल्डिंग में बात करें। अगर कॉलेज लाइफ की बात करें तो टिग वेल्डिंग काफ़ी सुने होंगे आप लोग कॉलेज वगैरह में। तो पहले तो इसका डायग्राम समझते हैं, इसमें क्या क्या यूज़ में लगता है, उसके बाद इसके बारे में और डिटेल्स में जानते हैं अच्छे से। तो ये हमारे पास
पहले डायग्राम इसका डिटेल में समझिए, आधा काम तो वहीं कंप्लीट हो जाएगा हमारा। डायग्राम से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वाटर। अभी बस डायग्राम समझना है। यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। तो ये एक प्रोटेक्टिव सील टाइप का इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है इनर्ट गैस के यूज़ करने के कारण। ये एक प्रोटेक्टिव, बहुत ही इजी वे में डायग्राम हम लोग बनाए हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रोटेक्टिव सील्ड टाइप एक इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, प्रोटेक्टिव सील टाइप इन्वायरमेंट। और अगर कभी यूज़ पड़े तो हम लोग फिलर मटेरियल रॉड का भी यूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रा में। तो इसे हम लोग नाम दे देंगे फिलर मटेरियल, फिलर मेटल रॉड। कभी यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग फिलर मटेरियल मेटल रॉड का ठीक है। ये क्या है हमारे पास, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। ठीक है। तो ये हमारा टिग वेल्डिंग का डायग्राम है, जिसमें हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं अभी हम लोग एक एक पॉइंट पे कवर करने वाले हैं, क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इनर्ट गैस का इसमें यूज़ करते हैं। अब कौन से गैस यूज़ करते हैं, कब, वो भी हम लोग जानने वाले हैं। तो उसके कारण एक सील, प्रोटेक्टिव सील के टाइप का एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। और अगर यूज़ पड़े तो हम लोग, अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग फिलर मटेरियल लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानते हैं टंगस्टन टिग मेल्डिंग जो होता है, जिसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। ये एक नॉन कंज्यूमेबल टाइप टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है। मतलब जैसे कि आर्क वेल्डिंग में हमारा जो इलेक्ट्रोड था कंज्यूम हो रहा था, तो यहाँ पे ये नॉन कंज्यूमेबल होता है। सबसे यहाँ पे बड़ा बात यही होता है, ये एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो पहला पार्ट लिखेंगे, द आर्क इज मेंटेन बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे, द आर्क इज मेंटेन बिटवीन द ठीक है। ये डायग्राम अगर समझ में आ गया तो अभी अब समझ नोट डाउन करना चालू करिए और समझना हम लोग चालू करते हैं धीरे धीरे। द आर्क इज मेंटेन्ड,
आर्क हमारा किस किस के बीच में मेंटेन हो रहा है, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो यहाँ पे है हमारा कंज्यूमेबल नहीं होता है, सबसे बड़ा जानकारी ये है। और वर्क पीस के बीच में आर्क जनरेट होता है। द आर्क इज, इस पॉइंट को स्टार मार्क डालिए, द आर्क इज maintained between the arc is maintained between non consumable tungsten electrode and the workpiece यहाँ तक सभी को क्लियर? ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। आर्क किस किस के बीच में लगाया जा रहा है, आर्क इज मेंटेन बिटवीन नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस। ठीक है, अब जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है, इसे कुछ एलिमेंट इसमें मिक्स किए जाते हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसमें एलॉय, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का एलॉय बनाया जाता है। कौन से एलिमेंट के साथ, थोरियम एंड जिंकोरियम एलिमेंट के साथ टंगस्टन इलेक्ट्रोड का एलॉय बनाया जाता है। एलॉय इसलिए बनाया जाता है टू इंक्रीज इट्स इलेक्ट्रॉन इमिशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसका कैपेसिटी ज़्यादा हो। ठीक है, और करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग एलॉय बनाते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड का। कौन से एलिमेंट के साथ, थोरियम एंड जिरकोनियम के साथ। ठीक है, तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट जो ये है हमारे पास, उस पॉइंट को नोट डाउन करना है हमारे पास। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड कैन बी, एकदम डीप में टिग वेल्डिंग को पढ़ाई करना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे क्वेश्चन काफ़ी कभी आ भी जाते हैं, गेट में भी आ जाएंगे, तो कोई भारी बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, वह सिंगल 1 मार्क के लिए। ठीक है, तो अच्छे से कवर करना है, ये नहीं जो अगर थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसे मिस कर दे, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर एक एग्जाम्स में आपको मदद में आएगा, काम में आएगा ये सारी चीज़ें। टंगस्टन इलेक्ट्रोड कैन बी एलॉयड विथ थोरियम एंड जिरकोनियम। टंगस्टन इलेक्ट्रोड कैन बी एलॉयड विथ tungsten electrode can be alloyed with thorium and zirconium to increase its electron emission capacity and current carrying capacity and current carrying कैपेसिटी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
और एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग को जो भी डाउट हो, एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद जो भी डाउट हो आपके पास तो वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आप डायरेक्टली। हर एक डाउट का एक एक डाउट जो भी आएगा उसको मैं रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और या फिर कौन से टॉपिक लेने हैं, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं, ये सब भी आप सजेशन दे सकते हैं हमें। या फिर वे ऑफ टीचिंग को चेंज करना है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। और जो हमारा विजन गेट के बच्चे हैं वो तो अपने ग्रुप में भी डॉट कर सकते हैं, और ग्रुप में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है, मुझे खुद पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं कभी भी आप, ठीक है। निसंकोच मैसेज करिए, बट पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज होना चाहिए, ये आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि देखिए इलेक्ट्रोड जो था यहाँ पे हमारा टंगस्टन का इलेक्ट्रोड जो था, ये क्या था, नॉन कंज्यूबल था। तो अगर ये नॉन कंज्यूबल है तो आर्क वेल्डिंग में क्या था, इलेक्ट्रोड हमारे पास कंज्यूम हो रहा था तो उससे आगे की तरफ हमें ढकेलना पड़ रहा था, ठीक है, आगे की तरफ मूव करना पड़ रहा था। तो आर्क स्टेबिलिटी में वहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था। मान लीजिए ज़्यादा गैप हो जाए तो आर्क स्टेबिलिटी वहाँ पे कम हो जाता था। तो इस सब टिग मेल्डिंग में ऐसा कुछ नहीं है। टिग मेल्डिंग में आर्क स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड कंज्यूम ही नहीं हो रहा है, तो आर्क स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये ईजियर टू बी मेंटेन्ड हो जाएगा। तो ये एक पॉइंट नोट डाउन करिए। ये हमारे पास क्या आएगा, सिंस द इलेक्ट्रोड इज नॉन कंज्यूमेबल, since the electrode is non consumable, therefore the arc is stable and easier to be maintained, ठीक है। Since the electrode is non-consumable, therefore the arc is stable and easier to be maintained, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये टिग वेल्डिंग किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। ये टिग वेल्डिंग हम लोग मोस्टली हाईली रिएक्टिव मटेरियल सच एज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम में यूज़ करते हैं। हाईली रिएक्टिव मटेरियल सच एज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का टेंडेंसी क्या होता है? एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम का एक बहुत ही मतलब एक टेंडेंसी या फिर खासियत, जो भी खूबी बोलो या टेंडेंसी बोलो, ये बहुत ही हाईली रिफैक्टरी ऑक्साइड लेयर ईजिली बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम लोग दूसरा बात, हाईली रिएक्टिव मटेरियल एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम को क्यों टिग वेल्डिंग से ही वेल्ड कर पा रहे हैं?
क्यों टिग वेल्डिंग से भी वेल्ड कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग इनर्ट गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग इनर्ट गैस प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, इनर्ट गैस जो आ रहा है वो एक प्रोटेक्टिव सील्ड कवर बना देता है, ठीक है, जिसके कारण ईजी हो जाता है इन टाइप के मटेरियल जो भी हाईली रिफेक्टिवली ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, उस टाइप्स के मटेरियल को वेल्ड करने के लिए। तो ये पॉइंट नोट डाउन करेंगे। हाईली रिएक्टिव मटेरियल सच एज एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, highly reactive material such as aluminium and magnesium which has tendency to form highly refractory oxide layer can easily be welded because the shielding is done by inert gases, क्योंकि हम लोग shielding करते हैं किससे? inert gases के लिए, ठीक है। तो एक ये प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है, जिसके कारण वेल्ड करना इन जैसे मटेरियल के लिए काफ़ी इजी हो जाता है हम लोगों के लिए, ठीक है। कैन ईजली बी वेल्डेड because the shielding is done by inert gases, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे। इसे रब करना दीजिए। ठीक है, और जो हमारा इनर्ट गैसेस होता है उसमें जनरली क्या यूज़ करते हैं? आर्गन एंड हीलियम, या फिर दोनों का मिक्सचर। जो हमारे पास इनर्ट गैस अवेलेबल होता है उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आर्गन और हीलियम और द मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस। Generally argon और हीलियम और द मिक्सचर ऑफ टू generally argon or helium or the mixture of these two gases are used। यहाँ तक किसी को क्लियर? सबको क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। अगर रिक्वायरमेंट हो तो हम लोग फिलर रॉड मटेरियल एक पॉइंट लिखना है, हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है, कोई भी पॉइंट कम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे पॉइंट इक्वल वेटेज रखते हैं।
तो इफ़ रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल कैन बी सप्लाइड, ठीक है। इफ रिक्वायर्ड फिलर मटेरियल कैन बी सप्लाइड, जब आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग फिलर मटेरियल अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, अब मान लो जहाँ कहीं पे भी ऐसा सीन क्रिएट हो रहा है, ज़्यादा हमारा पास ये ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर करना है, तो हम लोग एक्स्ट्रा फिलर मटेरियल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है। और ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है, ये जो हमारा वेल्डिंग टॉर्च है जिसमें हम लोग वाटर और इनर्ट गैस यूज़ कर रहे हैं, ये वेल्डिंग टॉर्च में वाटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाटर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि ये जो हीट हो रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है, उसे अवॉइड करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी नोट डाउन करिए। द वेल्डिंग टॉर्च इज वाटर कूल्ड सो एज टू अवॉइड एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। द वाटर इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। द वाटर कौन सा, हाँ, द वेल्डिंग टॉर्च इज वाटर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च ये है हमारे पास, ये क्या है, वाटर कूल्ड है। क्यों वाटर कूल्ड है? क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड ज़्यादा हीट ना हो जाए, उसके हीट को कंट्रोल करने के लिए। द वेल्डिंग टॉर्च इज वाटर कूल्ड so as to avoid severe heating of tungsten electrode, ठीक है। द वेल्डिंग टॉर्च इज ए वाटर कूल्ड सो एज टू अवॉइड सीवियर हीटिंग ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करते हैं हीटिंग ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब हमें ये बताइए कि टिग वेल्डिंग में स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करेंगे या फिर रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करेंगे। मैंने जब स्ट्रेट पोलैरिटी और रिवर्स पोलैरिटी का बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि स्ट्रेट पोलैरिटी कब यूज़ करते हैं और रिवर्स पोलैरिटी कहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेट पोलैरिटी यहाँ पे यूज़ करते हैं तो स्ट्रेट पोलैरिटी कहाँ पे यूज करते हैं? जब हमारे पास वर्कपीस के पास ज़्यादा हीट हमें चाहिए होता है। अगर यहाँ पे हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करेंगे तो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड ज़्यादा हीट हो जाएगा, वो तो हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्टिंग नहीं है, और ज़्यादा हीट हो जाएगा तो मेल्ट हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि हमारा वर्कपीस पे ज़्यादा हीट कॉन्सेंट्रेशन हो। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए टंगस्टन इलेक्ट्रोड ज़्यादा हीट हो गया तो उससे क्या हो जाएगा? टंगस्टन इलेक्ट्रोड का मीन्स
वेल्ड पूल जो हमारे पास जो वेल्ड पूल यहाँ पे बन रहा है उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट होकर गिरने लगेगा, ठीक है, या फिर टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इरोजन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर अच्छा मान लो हमने रिवर्स पोलैरिटी कर दिया यहाँ पे, रिवर्स पोलैरिटी करने से टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट होने लगा और मेल्ट होके हमारे वर्कपीस के पूल में अंदर, इस पूल में वर्कपीस पे जाके जम गया और बैठ गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा वेल्ड पूल है वो क्या बन जाएगा, ब्रिटल बन जाएगा, ठीक है। ब्रिटल बन जाएगा तो इजीली से वो कभी भी ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इससे अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली स्ट्रेट पोलैरिटी का यूज़ करते हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन करने के लिए लिखिए, जनरली straight polarity is preferred, generally straight polarity is preferred, generally straight polarity is preferred over reverse polarity, because if reverse polarity is used, then a large amount of heat will develop at the tungsten electrode, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट टंगस्टन इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा अगर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करते हैं, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आने से क्या हो जाएगा, लीडिंग टू इरोजन एंड डिफ्यूजन ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इनटू द वेल्ड पूल, जैसा कि मैं अभी पीछे ही समझाया हूँ जस्ट अभी, लीडिंग टू erosion and diffusion of tungsten electrode into the weld pool, making the weld bead brittle। यहाँ तक क्लियर। अच्छा चलिए मान लीजिए हमें एक ऐसा कंडीशन आ गया जो रिवर्स पोलैरिटी ही यूज करना है, तो उस केस में हम लोग क्या अपने बचाव के लिए कर सकते हैं, उस केस में हम लोग क्या अपने बचाव के लिए कर सकते हैं, उस केस में हम लोग लोअर करंट सेटिंग रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर करंट सेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को नोट डाउन करिए। एक एक पॉइंट टिक में इतना अच्छा मुझे नहीं लगता है, कंपेयर करके देखिए आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। हाँ बता देंगे ऐसा ऐसा टिक वेल्डिंग होता है, बट हम
किस लेवल की कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस लेवल के डेप्थ में जाके हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। तो अभी बात हम लोग क्या करेंगे, बट इफ द मोस्ट but if it is must to used, but if it is must to used reverse polarity उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने कंडीशन रख दिया या फिर हमें कोई ऐसा कभी सिचुएशन क्रिएट हो गया जो हमें रिवर्स पोलैरिटी यूज़ करना पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, लोअर करंट सेटिंग हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट इफ़ इन द केस देन इट इज़ used with lower current setting, then it is used with lower current setting। यहाँ तक सभी को क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। अब करंट कितना हम लोग यूज़ करते हैं जनरली, अगर मैं बात करूँ रिवर्स पोलैरिटी की, तो रिवर्स पोलैरिटी में हम लोग अप्रॉक्स 125 एम्पियर तक का यूज़ करते हैं, और अगर हम लोग बात करें डायरेक्ट स्ट्रेट पोलैरिटी तो अप्रॉक्स 1000 एम्पियर तक का करंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट को भी अपने नोट्स में नोट डाउन करिए। जनरली द वेल्ड वोल्टेज इट, अच्छा वोल्टेज कितना के बीच में रहेगा, 20 से 40 वोल्ट के बीच में अप्रॉक्सीमेटली ये रहता है, ठीक है। तो लिखिए जनरली द वेल्ड वोल्टेज इज 20 to 40 volt, while the weld current is 125 ampere, while the weld current is 125 ampere। किसके लिए ये 125 एम्पियर, फॉर रिवर्स पोलैरिटी and 1000 ampere for straight polarity DCSP। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। DCSP, ठीक है। अच्छा चलिए, अब ये तो एक टिक वेल्डिंग का जो लिमिटेशंस है उसकी बात थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कुछ बहुत ही कम लिमिटेशंस है टिक वेल्डिंग की, जो लिमिटेशंस मिग वेल्डिंग हमें ओवरकम करके देता है, ठीक है। तो वो लिमिटेशन क्या है, जो टिक वेल्डिंग काफ़ी स्लो प्रोसेस एक तो होता है, आप लोग कभी देखे होंगे या फिर कभी यूज़ किए होंगे, तो टिक वेल्डिंग में जानते होंगे टिक वेल्डिंग काफ़ी इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। दूसरा दिक्कत क्या है टिक वेल्डिंग के साथ, ये जो है 5 mm थिकनेस तक ही हम लोग टिक वेल्डिंग का यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है टिक वेल्डिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करिए, द प्रोसेस इज़ वेरी स्लो एंड कांट बी यूज्ड to weld more than 5 mm thickness। The process is तो
ऑलमोस्ट हम लोग टिग वेल्डिंग के कंप्लीसन के तरफ बढ़ चुके हैं और टिग वेल्डिंग को कंप्लीट करके आज का इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिग वेल्डिंग और उसके आगे सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग की वगैरह की बात करेंगे, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की बात करेंगे और उसके बाद फिर से आ जाएगा हमारे पास गैस वेल्डिंग प्रोसेस, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट को पहले नोट डाउन करिए। द प्रोसेस इज, सबसे पहला कौन सा डिसएडवांटेज है? द प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड can't be used to weld more than 5 mm thickness, more than 5 mm thickness। प्रोसेस क्या है? काफ़ी स्लो है और 5 mm थिकनेस से ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसे। ठीक है, और जो हमारा ये जो डिसएडवांटेज आया है, यही डिसएडवांटेज हमें कौन ओवरकम करके देता है? मिग वेल्डिंग। ठीक है, सो ये पॉइंट को भी नोट डाउन करके लिखिए। मिग वेल्डिंग overcomes this limitations of TIG welding। तो ये ऑलमोस्ट हमने टिग वेल्डिंग को कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और अगर कोई भी पॉइंट छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करवा दूंगा, बट 99% पॉइंट मैंने इस वीडियो में कवर करवा दिए। इससे ज़्यादा कुछ भी गेट सिलेबस, गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को रिसर्चर नहीं बनना है, अपने को गेट में मार्क्स लाके कहीं अच्छी जगह सेटल होना है। ठीक है, या फिर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है, अपना काम रिसर्चर का, अगर रिसर्च करना है तो पहले गेट में मार्क्स ले आओ, फिर पीएचडी वगैरह कर लेना, वहाँ रिसर्च का हो जाएगा। अगर आप गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर टिग वेल्डिंग को एक बुक निकाल लिए मोटा सा, उसमें पढ़ते जा रहे हैं 4 दिन टिग वेल्डिंग में ही लगा दिए, तो कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, पढ़ाई कैसे करना है वो यहाँ से समझ में आएगा हमें, और ये मोर देन इनफ है टिग वेल्डिंग के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिग वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि टिग वेल्डिंग का नेक्स्ट पार्ट बोल सकते हो, या फिर उसे हम लोग सेमी ऑटोमेटिक वर्जन ऑफ आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मिग वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाई करके आइएगा, तो और इंटरेस्टिंग लेक्चर्स बनेंगे। और अगर हम लोग बात करें आज के लेक्चर्स में, तो आज के लेक्चर्स में हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोड कोटिंग के बारे में बात किए थे स्टार्टिंग में। उसके बाद हमने टंगस्टन आर्क वेल्डिंग को, ऑलमोस्ट टिग वेल्डिंग को कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और उन बच्चों तक आप पहुंचा सकते हैं जिनको नीड है इस टाइप्स के लेक्चर का, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी गेट के लिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।